गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे थे और ये देखा था कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम वो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और रेखीय स्पेक्ट्रम के बहुत सारी श्रेणियों की बात भी हमने करी थी। इस लेक्चर में हम बोर का जो परमाणु मॉडल था उस मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसकी अपन व्याख्या करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रम में बहुत सारी श्रेणियां मिलती हैं, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इन सारी श्रेणियों के फॉर्मूलेज बोर मॉडल की सहायता से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक अपने पास क्या रहेगा? बोर मॉडल की सहायता से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ये अपने पास रहेगा टॉपिक। देखो, नील्स बोर ने कहा था कि कुछ फिक्स पोस्टुलेट्स उसने दिए और कहा कि इन पोस्टुलेट्स के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक जो मॉडल है उसका एक स्पेसिफिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पर उसने कहा था कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु अपन ने लिए तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को अपन या तो निम्न दाब पर बहुत कम मात्रा में अपन किसी ट्यूब में भरते हैं, कांच की ट्यूब में भरते हैं और भर करके या तो गर्म करते हैं उसको ताकि तापायनिक उत्सर्जन से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में जाएं, ताप से ऊर्जा प्राप्त करके उच्च ऊर्जा स्तरों में जाए, या कोई और प्रक्रिया से हम क्या कर सकते हैं, उस भरी हुई गैस को जिसमें हाइड्रोजन भरी हुई नली को जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है उसको अपन जैसे ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन सामान्यतः मूल ऊर्जा स्तर में रहते हैं। इसलिए सामान्य जो कक्ष का ताप होता है, कमरे का ताप होता है, उस कमरे के ताप पर उच्च ऊर्जा स्तरों में नहीं जाते, वो मूल ऊर्जा स्तर में बने रहते हैं, n=1 वाली अवस्था में बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको ऊर्जा दी जाती है उन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन के उच्च ऊर्जा स्तरों में जाते हैं और वो तभी जाते हैं जब उन ऊर्जा स्तरों के अंतराल के तुल्य उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगर इनसे कम ऊर्जा मिलती है तो उच्च ऊर्जा स्तर में नहीं जाएंगे, अंतराल की फिक्स तुल्य बराबर ऊर्जा मिलती है तो उस कंडीशन में उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे। जिन भी ऊर्जा स्तरों के अंतराल के तुल्य ऊर्जा मिली वो ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद इलेक्ट्रॉन वापस क्या होता है, नीचे वाले ऊर्जा स्तर में आता है और नीचे वाले जब ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत अलग अलग तरंग दैर्ध्यों की विकिरणें अपन को प्राप्त होती हैं, बहुत सारी तरंग दैर्ध्य अपन को प्राप्त होती हैं जिनका अपन स्पेक्ट्रम खींचते हैं। ठीक है, ये सामान्य सी बात होती है। अब बोर ने जो अपने पास एटॉमिक मॉडल के लिए पोस्टुलेट्स दिए थे उनमें एक पोस्टुलेट आपके पास क्या था कि हाइड्रोजन परमाणु है वो सपोज ग्राउंड स्टेट में या किसी एक ऊर्जा अवस्था En1 में है। सपोज En1 है, जिस ऊर्जा स्तर में वो है वो ऊर्जा स्तर उसका क्या है, ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या है, En1 है। ये ऊर्जा प्राप्त करके इससे जो अपने पास परमाणु था वो एक्साइटेड स्टेट में गया और इसकी ऊर्जा कितनी थी, En2 थी। जैसे ये परमाणु वापस इसमें आएगा उस कंडीशन में क्या करेगा, ऊर्जा एमिट करेगा और वो जो ऊर्जा होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, E=h, फोटोन की ऊर्जा ये होगी। तो हाँ, बोर क्या कहता है, En2 माइनस En1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, h या hc/λ। अब जानते हो कि न्यू बराबर क्या होता है, c/λ होता है। इस प्रकार की ऊर्जा डिफरेंस की बात बोर करता है। अब ये बोर ये भी कहता है कि इस ऊर्जा स्तर से जब इसमें आया है तो इस तरंग दैर्ध्य लैम्डा की ऊर्जा का फोटोन क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा ये परमाणु। और इनके संगत अपन क्या करते हैं, इन आवृत्तियों या इन तरंग दैर्ध्यों के संगत अपन जब स्पेक्ट्रम खींचते हैं तो उनमें अपन को चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है, वो इनका स्पेक्ट्रम कहलाता है। बोर ये कहता है कि जब हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी nवें ऊर्जा स्तर में तो अपने पास क्या आती है, En=- mZ² अपॉन कितनी, पाई @ε0² n² ये आती है। ठीक है, ये वाली कंडीशन अपने पास आती है, ये ऊर्जा का मान आता है।
अब चूंकि हम ये कह रहे हैं कि ई एन है ना, तो n का मान अपने पास क्या आएगा, इस कंडीशन में 2 और इस कंडीशन में n1, तो n2, देन ई n2 कितना हो जाएगा, माइनस m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, और ई n1 कितना आएगा, माइनस m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर n1 स्क्वायर। ये सिचुएशन आएगी, ठीक है। ये n2 वाले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, n1 वाले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, दोनों वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, यहाँ। तो यहाँ पुट करते अपने पास क्या आ जाएगा, देखो लेमडा कितना आएगा, ये 1 अपॉन लेमडा ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन लेमडा बराबर 1 अपॉन एच सी इंटू ई n2 माइनस ई n1। यहाँ से तो यही आ रहा है, एच सी बटा में आ जाएगा। तो 1 अपॉन लेमडा कितना आया, 1 अपॉन एच सी ई n2, इसमें से ये घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये देखो ये राशि कॉमन आएगी n2 और n1 को छोड़ करके, तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर प्लस का आएगा और 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस का आएगा, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कॉमन आने वाली राशि m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये राशि अपने पास, यानी 1 अपॉन लेमडा कितना आ गया, m ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये अपने पास किसका फॉर्मूला आया, 1 अपॉन लेमडा। और 1 अपॉन लेमडा क्या कहलाती है, न्यू बार, तरंग संख्या भी कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंग संख्या भी कहलाती है। संबंधित आवर्ती या संबंधित तरंग दैर्ध्य से संबंधित तरंग के लिए ये वैल्यू आती है अपने पास। ये वैल्यू किससे आई, बोर मॉडल से आई। अब ये देखा गया कि रिडबर्ग ने जो फॉर्मूला दिया था उससे अगर तुलना करें तो अपने पास ये जो मान था यहाँ, ये इसको अगर अपन कोई कांस्टेंट माने और सपोज ये कांस्टेंट कितना माने r, तो अपने पास यही फॉर्मूला कितना जाता है, 1 अपॉन लेमडा बराबर r जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। समीकरण नंबर 5 वही फॉर्मूला है, चेक करो देखें, जो बामर ने दिया था। कौन सा फॉर्मूला है, जो बामर ने दिया था वही फॉर्मूला है, जहां r का मान अपन ने क्या लिया है, m ई की पावर 4 अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, ये हमने r का मान लिया है। इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है, जहां r क्या है, r बराबर m ई की पावर 4 अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी। ये रिडबर्ग नियतांक है जिसका मान 1.09373 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स होता है। रिडबर्ग नियतांक क्या कहलाता है, रिडबर्ग नियतांक कहलाता है। इसके पदों में अपने पास किसी भी परमाणु जो हाइड्रोजन लाइक एटम है उसके लिए तरंग संख्या का मान अपन इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान भी ज्ञात कर लेंगे और उससे संबंधित लाइन अपन को कहाँ मिलेगी, स्पेक्ट्रम में मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले की अगर तुलना करें तो किस प्रकार का फॉर्मूला है ये वाला, वही पहले वाले जो श्रेणियों के फॉर्मूले अपन ने देखे थे उस टाइप का ही फॉर्मूला है। समझ गए। यहाँ अगर n1 का मान मैं 2 रख दूँ, ठीक है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का मान n रख दूँ, n स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। इतना लिखते ही ये किसके लिए फॉर्मूला आया था, बामर वाली सीरीज का फॉर्मूला आया था। किसका फॉर्मूला आया था, बामर वाली सीरीज का फॉर्मूला आया था। और n बराबर अपने पास 1 रख दूँ, n1 बराबर 1 रखूँ, n2 बराबर n रखूँ, तो उस कंडीशन में लाइन बनाएगा। 2 यहाँ 2 रखते ही बामर, यहाँ 3 रखते ही पाश्चन, फिर 4 रखते ही ब्रैकेट, 5 रखते ही फुंड श्रेणी आ जाएगी।
इस प्रकार से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स थे उनके लिए बोर जो मॉडल है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, 4 हाइड्रोजन, Z कितना होता है 1, देन 1 अपॉन लेमडा कितना हो जाएगा, R Z1 है ना, R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। N1 जिसमें इलेक्ट्रॉन आया है और N2 जिससे आया है। ये कई बार आपको Ni माइनस NF भी मिल जाएगा। Ni इनिशियल स्टेट जिसमें आया है, सॉरी फाइनल स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन आया है, Ni इनिशियल स्टेट जिससे आया है। समझ गए बात आप, ये वाली कंडीशन अपने पास रहती है। ये जो फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन के लिए उसकी श्रेणियों का फॉर्मूला देता है। अगर इस केस में अगर अपन क्या करते हैं, N1 बराबर कितना रखें 1 एंड N2 बराबर कितना रखें, N2 बराबर N, ये रख लें, N का मान 2 3 4, जहाँ N क्या है 2 3 4 डॉट 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 ऊपर वाले, क्योंकि N1 का मान 1 आ गया तो ये क्या चलेगा, उससे ऊपर वाले से आएगा, क्योंकि N1 पहला ऊर्जा स्तर उससे ऊपर वाले से आ सकता है, तो ऊपर वाला जस्ट 2 है, 2 से इसमें आ सकता है, 3 से इसमें, 4 से इसमें, इस प्रकार से। तो अपने पास 1 अपॉन लेमडा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लेमडा बराबर R 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N स्क्वायर, N ये लाइमन श्रेणी कहलाती है। ये हाइड्रोजन के लिए कौन सी कहलाती है, लाइमन श्रेणी कहलाती है। ध्यान देना जरा, कौन सी श्रेणी कहलाती है, लाइमन श्रेणी कहलाती है। और जब अपन इसका स्पेक्ट्रा खींचते हैं, जब हम क्या खींचते हैं, इनका स्पेक्ट्रा खींचते हैं, तो ये लाइमन श्रेणी, और लाइमन श्रेणी के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो ऊर्जा स्तर अपने पास होते हैं इस प्रकार से, ये N बराबर 1 है, ये N बराबर 2 है, N बराबर 3 है, N बराबर 4 है, ऊपर वाले पास पास आते जाएंगे, N बराबर 5, N बराबर 6, N बराबर 7 एंड सो ऑन, N बराबर एंड सो ऑन, ऊपर वाले ऊर्जा स्तर। तो हम कह रहे हैं कि लाइमन के लिए क्या होगा, लाइमन श्रेणी के लिए पहली रेखा कहाँ मिलेगी, N2 का मान, N का मान कितना रखूँ 2 रखूँ, सपोज 2 रखते ही सेकंड से इसमें आएगा, है ना, किस में आएगा, सेकंड से इसमें आएगा परमाणु, ठीक है। ये जो ऊर्जा अंतराल है ये कितना, देखो इस केस में इधर ऊर्जा अंतराल ये माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन के केस में ये अपने पास कितना है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये माइनस 0.850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन ऊपर की ओर। तो इतना ही ऊर्जा के तुल्य अपने को तरंग दैर्ध्य मिलेगी। ऊर्जा का मान चूंकि बहुत ज़्यादा, देखो 10 के आसपास है, 10.2 के आसपास है ना, तो इस केस में क्या होगा, इतनी ऊर्जा ज़्यादा तो वेवलेंथ क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी, ठीक है, खास बात। दूसरी चीज़, अब इससे ऊपर वाले से आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर उससे ऊपर वाले से इसमें आएगा, तो ये श्रेणियाँ मिलेंगी अपन को। N का मान कितना कर दूँ मैं, 3 करूँ, 3 करते ही अपने पास यहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन। N का मान 4 कर दूँ तो कहाँ से आएगा, N का मान 5 करूँ तो कहाँ से आएगा, N का मान 6 7 8 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट वाला ये कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से। वो कौन से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, N बराबर इनफाइनाइट। ये श्रेणी सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, श्रेणी सीमा। इनफाइनाइट पे होने का मतलब क्या, N का मान इनफाइनाइट लेने का मतलब क्या हुआ कि अपने पास इलेक्ट्रॉन जो था वो आउटर मोस्ट सेल से भी बाहर है,
इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से बाहर है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से बाहर आ चुका है, मुक्त अवस्था में आ चुका है। इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बाहर या नाभिक के प्रभाव से बाहर निकालने के लिए, यानी उसकी ऊर्जा स्तरों में जब चक्कर लगाता है, नाभिक के प्रभाव में रहता है, अट्रैक्शन में, उससे बाहर निकालने के लिए परमाणु से टोटल एनर्जी कितनी, बाहर निकालोगे तो जीरो होगी ऊर्जा, एन इनफाइनाइट वाले की कितनी होगी, जीरो ऊर्जा होगी। तो जीरो ऊर्जा तक लाने के लिए कितनी ऊर्जा, इसका और इसका डिफरेंट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम इतनी ऊर्जा होगी। मैक्सिमम इतनी होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। हाँ समझ गए। तो इसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, इसका मतलब ये जो वेवलेंथ है ये श्रेणी सीमा कहलाती है, श्रेणी सीमा की वेवलेंथ कहलाती है। हाइड्रोजन के केस में 912 होती है। कितनी होती है, लाइमन श्रेणी। हाइड्रोजन के केस में लाइमन श्रेणी के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 912 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो स्टार्टिंग वाली होती है इसकी कितनी होती है, 1216 ये एंगस्ट्रॉम होती है। ये श्रेणी कौन सी श्रेणी कहलाती है, लाइमन। कौन सी कहलाती है, लाइमन। ये लाइमन श्रेणी कहलाती है हाइड्रोजन के केस में। अगर एक काम करूं मैं यहां N1 का मान क्या रख दूं 2, और N2 का तो 2 ही है, N है, तो N2 का मान क्या रख दूं मैं, देखो N1 का मान कितना रखूं 2, और N2 का कितना रखूं मैं, N रखूं। N कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 3 से चालू होगा, 3 4 5 एंड सो ऑन। इस केस में यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ क्या होगा n स्क्वायर। ये बामर श्रेणी है, देखो जरा वही बामर श्रेणी है जो पहले पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। इस बामर श्रेणी में n बराबर क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति 3 से 2 में आएगा इलेक्ट्रॉन। कहाँ से कहाँ आएगा, इससे इसमें आएगा परमाणु, समझ गए। क्योंकि अवशोषण के समय भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आता है, इससे इसमें जाता है, फिर इससे ऊंचे वाले ऊर्जा स्तर में जाता है, फिर वापस आता है, तब वो उत्सर्जित करता है। उस केस को अपन देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ आता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ आता है तो ऊपर वाले से आ जाएगा, इससे आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इससे। एक खास बात और बता दूं मैं इसी में चलते चलते आपको, ये जो श्रेणी आपके पास होती है ये पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में ये श्रेणी होती है। ध्यान देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में ये श्रेणी होती है। इसकी श्रेणी सीमा न्यूनतम तरंग दैर्ध्य 912 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरी वाली जो बामर है उसके लिए देखो, इनसे आएगा ये स्थिति, और इनफाइनाइट से ये स्थिति, ये n इक्वल टू इनफाइनाइट। ये श्रेणी सीमा होती है इसकी, इसकी श्रेणी सीमा ये होती है, यानी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाली जो अपने पास स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है वो इसकी श्रेणी सीमा कहलाती है। इसकी श्रेणी सीमा के लिए इसकी जो तरंग दैर्ध्य है उसकी वैल्यू देखो कितनी रहती है, 3646 एंगस्ट्रॉम। ये जो वैल्यू रहती है कितनी रहती है, 3646 एंगस्ट्रॉम रहती है। और ये जो मैक्सिमम इसकी तरंग दैर्ध्य है वो कितनी रहती है, 6563 एंगस्ट्रॉम रहती है। तो इसकी श्रेणी सीमा ये रहती है। और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है बामर श्रेणी, ये अपने पास पराबैंगनी, थोड़ा सा हिस्सा इसका पराबैंगनी में रहता है, प्लस दृश्य। मोस्ट ऑफ पार्ट इसका किस में रहता है, दृश्य क्षेत्र में होती है। तो इनके सम्मिलित रूप में ये श्रेणी आपको प्राप्त होती है, ठीक है। अब तीसरी जो श्रेणी है इसके लिए मैं n का मान कितना रखूं, 3, और इसे मैं n का मान 1 है, ये 4 से शुरू होगी, 4 5 6 एंड सो ऑन। और ये श्रेणी कौन सी हो जाएगी इस बार, लाइमन बामर के बाद ये 3 का स्क्वायर, पाश्चन श्रेणी। ये पाश्चन श्रेणी कहलाती है। ये वही है जो कल अपन ने फॉर्मूले देखे थे। आ किससे रहे हैं, बोर मॉडल से आ रहे हैं। इसका मतलब बोर मॉडल इन स्पेक्ट्रम को क्या करता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। n का मान 4 रखूँ, 3 में आएगा, n का मान 4 रख देते हैं, 3 में आ जाएगा। ये n3 है, ये लो जनाब, 4 से 3 में। ये इनफाइनाइट से, ये श्रेणी सीमा कहलाती है इसकी, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाली रेखा कहलाती है। ये 8220 होती है, इसकी वैल्यू जो होती है तरंग दैर्ध्य की वो 8220 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये मैक्सिमम जो तरंग दैर्ध्य इसकी होती है वो 18751 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 18751 एंगस्ट्रॉम होती है। इसलिए इसकी श्रेणी वाली जो तरंग दैर्ध्य है, सीमा श्रेणी, श्रेणी सीमा वाली, वो तरंग दैर्ध्य 8220 एंगस्ट्रॉम है। इससे कम तरंग दैर्ध्य की रेखा इसमें नहीं पाई जाती है इसके स्पेक्ट्रम में।
ये जो अपने पास रहता है ये अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। ये श्रेणी किस में पाई जाती है? अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बामर कहता है कि अगर n का मान 4 रखें यहाँ और यहाँ n ही है, यहाँ 5, 6, 7 आ जाए तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये पाश्चन के बाद कौन सी श्रेणी होगी? ब्रैकेट। कौन सी श्रेणी होगी? ब्रैकेट श्रेणी होगी। और इस ब्रैकेट श्रेणी के लिए अपने पास क्या स्थिति रहेगी? n बराबर 4 है तो 5 से 4 में आएगा, n का मान 5 रखेंगे तो 5 से 4 में ये वाली स्थिति रहेगी। ये वाली, ये इसकी सीमा श्रेणी कहलाती है, श्रेणी सीमा कहलाती है। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की स्थिति है जो 14,572 होती है। कितनी होती है? 14,572 एंगस्ट्रॉम होती है। और मैक्सिमम कितनी होती है इसकी? 40,477 40,477 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इसकी श्रेणी सीमा। ये भी इंफ्रारेड में ही पाई जाती है, अवरक्त क्षेत्र में। कौन से में? ये भी अवरक्त क्षेत्र में ही पाई जाती है, ध्यान देना जरा। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी आएगी अपने पास? 5 और ये 6, 7, 8, ये 5, ये फुंड श्रेणी आ जाएगी। और फुंड के लिए क्या होगा? ये स्थिति बनेगी। कौन सी? 5 वाली। तो 5 में आएगा परमाणु। ये लो जनाब 5 में, इससे इसमें एंड सो ऑन, ये ऊपर वाली से आ जाएगा। ठीक है। ये अपने पास जो श्रेणी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? फुंड श्रेणी मिलेगी। इसके लिए 22,768 न्यूनतम तरंग दैर्ध्य और 74,515 अधिकतम तरंग दैर्ध्य। 22,768 एंगस्ट्रॉम न्यूनतम और ये 74,515 एंगस्ट्रॉम ये अधिकतम। ये भी श्रेणी किस में पाई जाती है? फार इंफ्रारेड, दूर अवरक्त क्षेत्र में। ये दूर अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। ये लाइमन श्रेणी थी। ये कौन सी श्रेणी है? बामर, ये पाश्चन, ये ब्रैकेट, ये फुंड, ये श्रेणी होती है। ये इसकी श्रेणी सीमाएं होती हैं दोनों की, इसकी श्रेणी सीमा और ये इसकी श्रेणी सीमा। इसी प्रकार के इनके स्पेक्ट्रम देखे गए इन एटम्स के परमाणुओं के, और इसके आधार पर बताया गया कि बोर जो मॉडल है वो इनके स्पेक्ट्रमों की बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या करता है। अब बोर ये बताता है कि ये जो स्पेक्ट्रम अपन को मिलता है इन परमाणुओं के लिए, ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सामान्य ताप की अगर अपन अवस्था की बात करें या थोड़ा बहुत बढ़ा भी दिया ताप, उस कंडीशन में भी बात करें, तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि सभी परमाणु मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं। किस में होते हैं? मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं। ठीक है। और मूल ऊर्जा स्तर से ही वो ऊर्जा पाकर के उच्च ऊर्जा स्तरों में जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं, तब क्या करते हैं? इन श्रेणियों की संगत तरंग दैर्ध्यों की तरंगें उत्सर्जित करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? बामर ये कहता है कि सामान्य स्थितियों में हाइड्रोजन मूल ऊर्जा अवस्था में होता है, इसलिए केवल और केवल हाइड्रोजन के केस में कौन सी श्रेणी पाई जाती है? लाइमन श्रेणी। किसके केस में? हाइड्रोजन के केस में। तो हाइड्रोजन गैस के लिए सामान्यतः जो श्रेणी प्राप्त होती है आपको कौन सी होती है? लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। अगर ताप बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, जैसे सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य पे जो ताप की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है कि सूर्य के ताप की बात करें तो बहुत ज़्यादा ताप होने पर हाइड्रोजन के कुछ परमाणु हैं वो एक्साइटेड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में भी पाए जा सकते हैं। इसलिए इस ऊर्जा स्तर से भी इलेक्ट्रॉन या परमाणु उच्च ऊर्जा स्तरों में गमन कर सकते हैं। तो उस स्थिति में अपने पास क्या रहता है? ये श्रेणी भी प्राप्त हो सकती है, बामर श्रेणी भी। इसलिए सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें बामर श्रेणी प्राप्त होती है। और सामान्य जो अपने पास हाइड्रोजन गैस यहाँ मिलती है सामान्य प्रयोगों में, उसमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, बामर नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार हाइड्रोजन की व्याख्या करने में बोर कुछ बहुत हद तक सफल रहा। हालांकि बोर के मॉडल की कुछ कमियां भी रही, वो अपन आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।